Hello guys, good evening and welcome. So today's agenda is January 2026 CA Intermediate का RTP सॉल्विंग। दिवाली की छुट्टियों में इंस्टीट्यूट ने RTP रिलीज कर दिया। डायरेक्ट टैक्स फॉर जनवरी 2026 ये जो RTP है इट्स अ एवरेज टाइप ऑफ एन RTP, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, नथिंग टू स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, बट येस एज द नेम सजेस्ट RTP है वो रिविजन के लिए है। सो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। एक छोटा सा वियर्ड सा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द RTP इज मच सिंपलर, मच स्ट्रेट फॉरवर्ड एज कम्पेयर टू जो पास्ट RTPs आए थे उसके कंपेरिजन में तो ये मैनेजेबल है। चलो तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। दे आर सेइंग कि भाई हमने एक स्टैट्यूटरी अपडेट अपलोड किया है वेबसाइट पे, बट देन दैट दिस स्टैट्यूटरी अपडेट is about indirect tax, that is GST. As far as direct taxes are concerned, May 2025, September 2025 और January 2026 सारे के सारे अमेंडमेंट्स सेम टू सेम एप्लीकेबल है। मेरी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा अमेंडमेंट्स का भी, अबाउट शायद एक आध घंटे का वीडियो है। तो इन वन गो अगर सारे अमेंडमेंट्स, पूरे सिलेबस के अमेंडमेंट्स एक साथ रिवाइज करने हो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। देर आर नो न्यू अमेंडमेंट्स एज सच। हाँ, एक माइनर सा एडिशन है, नथिंग ग्रेट, कि कैपिटल गेन्स के चैप्टर में सेक्शन नंबर 54 EC में आपको जो एग्जेम्पशन मिलता है व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू बॉन्ड्स, सो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको के बॉन्ड्स भी अब आप परचेज कर सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट इनटू हुडको बॉन्ड्स in order to get your exemption under section 54 EC. It already had National Highway Authority of India, Rural Electrification Corporation Limited, Power Finance Corporation Limited, Indian Railways Finance Corporation Limited. Now a fifth bond, a fifth company is added, HUDCO. Okay, so looking at the RTP now. First case scenario MCQ, अच्छा सा केस सिनेरियो MCQ बनाया है। It's a kind of a decent one. यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई एक बंदा है मिस्टर विवेक मल्होत्रा, ही इज द ओनर ऑफ 4 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। 2 प्रॉपर्टीज आर इन दिल्ली, 1 प्रॉपर्टी एंड 2 प्रॉपर्टीज आर इन मुंबई। दिल्ली का जो प्रॉपर्टी है दैट हैज बीन लेट आउट, दिल्ली का एक प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट, 1 प्रॉपर्टी ऑफ दिल्ली इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द अदर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मुंबई आर नॉट गिवन ऑन रेंट, बट देन दे हैव सेड कि भाई मुंबई का एक प्रॉपर्टी उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट में दे दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, एंड ही हैज गिफ्टेड द सेकेंड प्रॉपर्टी टू हिज माइनर डॉटर। नाउ इफ यू रिमेंबर डीम्ड ओनर का सेक्शन नंबर 27, एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर नो कंसिडरेशन टू स्पाउस और टू माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। तो the wife and the minor child are the legal owners, but tax purposes the individual is the deemed owner. मतलब मुंबई के 2 प्रॉपर्टीज के लिए भी विवेक को ही ओनर माना जाएगा। दैट मीन्स 4 प्रॉपर्टीज है, 2 उसने मुंबई की 2 प्रॉपर्टीज वाइफ और बच्ची के नाम पे कर दिया, बट टैक्स पर्पसेज तो वही ओनर है। दी इंपॉर्टेंट लाइन गिवन, द एक्सपेक्टेड मंथली रेंट, इस पे ध्यान देना। द एक्सपेक्टेड मंथली रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन दिल्ली is 50,000, whereas the expected monthly rent in Mumbai is 75,000. ये तुम्हारा expected rent दिया है। अब देखो why is this information important? Out of the 4 properties, दिल्ली की एक प्रॉपर्टी तो लेट आउट प्रॉपर्टी है, so उसमें तो सीधा LOP का फॉर्मूला लगेगा, बट बाकी की जो 3 प्रॉपर्टीज है वो लेट आउट नहीं है, which means out of the 3 properties I can choose any 2 of my choice, my wish as SOP, and the remaining 1 property will become DLOP. अब देखो DLOP का मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसमें इनकम तो मिलती है नहीं बट फिर भी टैक्स भरना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो इट इज मच बेटर ना कि मैं उस प्रॉपर्टी को DLOP चूज करूं जिसमें से कम इनकम टैक्सेबल होगी। दिस इज वेयर तुम्हारा ये एक्सपेक्टेड मंथली रेंट वाला डेटा विल कम इनटू यूज। मुंबई की दोनों प्रॉपर्टीज का मंथली रेंट 75,000 पर मंथ है, पर प्रॉपर्टी 75,000, जबकि दिल्ली की प्रॉपर्टी
का मंथली रेंट 50,000 पर मंथ, एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब बेटा इस तरीके से सोचो, अगर तुमने मुंबई की प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी ले ली तो फिर 75,000 पर मंथ के हिसाब से GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर दिल्ली की प्रॉपर्टी तुमने DLOP कंसिडर कर ली तो फिर तो टैक्सेबल अमाउंट जो कैलकुलेट होगा, जो GAV कैलकुलेट होगा, वो तो सिर्फ 50,000 पर मंथ के हिसाब से होगा। हाँ, टैक्स भरना पड़ेगा ऑन 50,000 पर मंथ के GAV पे अगर तुम दिल्ली की प्रॉपर्टी को DLOP लेते हो। लेकिन मुंबई की प्रॉपर्टी DLOP ले ली तो फिर 75,000 पर मंथ के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। अरे ये तो कॉमन सेंस है ना, कि फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मुंबई का प्रॉपर्टी DLOP नहीं, मुंबई के दोनों प्रॉपर्टी को SOP ले लेते हैं और फिर दिल्ली की प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी कर लेंगे। मतलब मेरा वर्किंग ऐसे दिखेगा कि भाई जो दिल्ली की प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट है उसका तो हम कैलकुलेशन एक्चुअल बेसिस पे ही करेंगे। दे हैव गिवन द दिल्ली प्रॉपर्टी ऑन रेंट, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन गिवन, they have given the Delhi property on rent at a monthly rent of 1,40,000 to Mr. Sushil, a salaried individual। 5 मिनट के बाद इस इंफॉर्मेशन का भी हम एक अच्छा सा यूज करने वाले हैं, इसको समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ योर माइंड संभाल के रखना। मंथली रेंट ऑफ द दिल्ली प्रॉपर्टी एक्चुअल जो टेनेंट से मिला है 1,40,000, तो 1,40,000 12 महीने के हिसाब से 16,80,000। पैराग्राफ के एंड में लिखा है ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 1,20,000 फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी। तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो पे किया वो हमने माइनस कर दिया, विच गेव मी NAV, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ले लिया। चारों की चारों प्रॉपर्टी पे लोन नहीं है, सो सेक्शन 24B का कोई डिडक्शन एक्सेट्रा आता ही नहीं है। मतलब 10,92,000 बिकम्स द अमाउंट टैक्सेबल फ्रॉम द दिल्ली प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट। मुंबई की दोनों प्रॉपर्टीज मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कंसिडर कर ली, मतलब इनकम जीरो हो गई, NAV इज जीरो, लोन तो है नहीं तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कोई डिडक्शन का सवाल ही नहीं आता। मतलब SOP मुंबई की दोनों SOPs में जीरो इनकम आएगी। और जो दिल्ली की प्रॉपर्टी DLOP है उसका मंथली एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 है, तो 50,000 के हिसाब से 6 लाख विल बिकम माई GAV। कोई म्युनिसिपल टैक्सेस पेड नहीं है तो ये 6 लाख रुपीज ही मेरा GAV होगा और ये 6 लाख रुपीज ही मेरा NAV होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया 4,20,000 बैलेंस बचा, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया 1,80,000 का 4,20,000 बैलेंस बचा, विच मीन्स माई हाउस प्रॉपर्टी इनकम विल बी 4,20,000 दिल्ली का DLOP एंड 10,90,000 दिल्ली का एक्चुअल LOP, टोटलिंग अप टू 15,12,000। नेक्स्ट पैराग्राफ दे आर टेलिंग यू, ये तो सीधा इन्होंने अमेंडमेंट के हिसाब से ही पैराग्राफ बनाया है। विवेक सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड, याद रखना ऊपर लिखा था कि ही इज अ रेसिडेंट, ऑन 19th of December 2024। मतलब ये कैपिटल गेन्स आया एंड ये कैपिटल गेन्स आया तो इट हैज बीन सोल्ड आफ्टर 23rd July 2024। इफ इट इज आफ्टर 23rd July 2024 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। एंड इट हैज बीन सोल्ड फॉर 49 lakhs फॉर विच ही हैज पेड 1% एज ब्रोकरेज। मतलब 49 lakhs is the amount of consideration, 49 lakhs is the amount of actual consideration जिस पे प्रॉपर्टी का सेल हुआ है। The stamp duty value was 55 लाख रुपीस। मतलब ये सेक्शन नंबर 50C का डिस्कशन होगा कि भाई मेरा कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो भाई एक और चीज फिर चेक करनी पड़ती है कि भाई व्हाट इज द सिचुएशन, इज माई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन या लेस देन इक्वल टू 110% ऑफ द कंसिडरेशन। तो व्हाट्स माई कंसिडरेशन, माई कंसिडरेशन इज 49 lakhs। अगर 49 lakhs का कंसिडरेशन है तो इसका 110% विल बी 53,90,000, जबकि अपना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 55 लाख रुपीज है। मतलब माई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110%। इसका मतलब कैलकुलेशन करने के लिए मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा।
1% का ब्रोकरेज पे किया है, ऑब्वियसली 1% का जो ब्रोकरेज पे किया है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे नहीं, वो एक्चुअल कंसिडरेशन पे ही कैलकुलेट होगा, तो 49,000 इज माय ट्रांसफर एक्सपेंस. दिस प्लॉट ऑफ लैंड, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दिस प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड बाय हिम इन द ईयर 1992. 1992 में खरीदा है, मतलब इट वाज परचेज्ड बिफोर 1st of April 2001. इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन आ जाता है फेयर मार्केट वैल्यू लेने का. फेयर मार्केट वैल्यू, द एक्चुअल कॉस्ट वाज 3 lakhs. द फेयर मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1st April 2001 वेर 7.2 and 7 lakhs. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमने देखा था कि भाई आप फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन ले सकते हो, बट आपका फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट गो अबाउ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. अब अपना फेयर मार्केट वैल्यू तो 7,20,000 है, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 7 lakhs ओनली. सो भाई आई विल कंसिडर 7 lakhs, 7 lakhs और 3 lakhs, विच एवर इज हायर. तो ऑब्वियसली माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 7 lakhs. एंड हमने देखा कि भाई सिंस द ट्रांसफर इज आफ्टर 23rd जुलाई, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल, मतलब मैं सीधा 7 लाख रुपीज कॉस्ट के तौर पे माइनस करूंगा. So my long-term capital gain taxable is 47,51,000. Towards the end that they are saying, Mr. Vivek has invested 12 lakh rupees in Rural Electrification Corporation Limited का bonds on 15th July 2025. अब जैसे ही ये RECL bonds का नाम आता है, we come to the conclusion कि हाँ भाई सेक्शन नंबर 54 EC का एग्जेम्पशन. लेकिन 54 EC के इस एग्जेम्पशन के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू दीज बॉन्ड्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. अब माई डेट ऑफ ट्रांसफर इज 19th of December 2024, मतलब 6 months विल बी 18th of June 2025. इस डेट तक मुझे इन्वेस्ट कर देना चाहिए था. हमने इन्वेस्टमेंट किया 15th जुलाई 2025 को, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया है आफ्टर 6 months. दैट मीन्स आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी 54 EC एग्जेम्पशन. मतलब के पूरा का पूरा 47,50,000 विल बी माई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट विल बी टैक्सेबल. पूरा का पूरा अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोल के टैक्सेबल हो जाएगा. फर्दर अगेन समथिंग इंटरेस्टिंग. फर्दर ही हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी A on 15th of May 2023 and policy B on 1st July 2023 for 10 years with a sum assured of 35 lakhs and 25 lakhs respectively. The annual premium paid is 3.5 lakhs and 2.5 lakhs respectively. दो चीजें यहां पे डिस्कस करने लायक. नंबर 1, आपका साल का प्रीमियम 3.5 lakhs प्लस 2.5 lakhs मतलब 6 लाख रुपीस का प्रीमियम है. But under section 80C, the maximum deduction that is possible is 1,50,000 only. On the next line, ये जो मैंने ग्रीन कलर में शेड किया हुआ है, उसमें लिखा है कि भाई he has opted out of the default tax regime. इसका मतलब कि भाई opt out regime में है, तो yes he is eligible for deduction under section 80C. तो 80C का मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा उसको. लेकिन एक और चीज जो समझ में आती है इज कि भाई साल का प्रीमियम 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपीस, मतलब द ईयरली प्रीमियम एक्सीड्स 5 lakhs. ये अपना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कॉन्सेप्ट है कि इफ द ईयरली प्रीमियम एक्सीड्स 5 लाख रुपीस, तो उस पॉलिसी के मेच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगी दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल. वहां पे आपको सेक्शन 1010D का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. लेकिन फिर उसमें गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आपने अगर मल्टीपल पॉलिसीज लेके रखी है एंड फॉर ईच पॉलिसी द प्रीमियम अमाउंट इज बिलो 5 lakhs बट द एग्रीगेट द कंबाइंड अमाउंट एक्सीड्स 5 लाख रुपीज, तो हम आपको वो सारी पॉलिसीज का एग्जेम्पशन देंगे जिनका ईयरली प्रीमियम टोटल्स अप टू 5 lakhs या फिर उससे कम. बट बैलेंस पॉलिसीज जिनका प्रीमियम 5 लाख क्रॉस कर जाता है उस पे हम कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी.
मतलब अपने केस में तो काफी सिंपल है कि भाई दो पॉलिसीज है, एक का प्रीमियम 3.5 लाख, दूसरे का प्रीमियम 2.5 लाख, दोनों ऐड कर दूंगा तो 6 लाख हो जाता है. सो आई कैन टेक एनी वन आउट ऑफ द टू पॉलिसीज एज एग्जेम्प्ट एंड सेकेंड पॉलिसी में से जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट टैक्सेबल होगा. तो ऑब्वियसली 3.5 लाख वाला जो पॉलिसी है विद अ सम अश्योर्ड ऑफ 35 लाख, उसमें से उस पर्टिकुलर पॉलिसी में अगर मैं एग्जेम्पशन लूंगा तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल. एंड 2.5 लाख वाली जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को मैं टैक्सेबल कैटेगरी में डाल दूंगा. चलो, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट मिस्टर विवेक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ये देखो रेड कलर के सर्कल में चारों प्रॉपर्टीज विवेक की ही मानी जाएगी डीम्ड ओनर के कॉन्सेप्ट की वजह से. मुंबई की दोनों प्रॉपर्टीज हमने एसओपी कंसिडर कर ली क्योंकि उसका टैक्सेबल अमाउंट ज्यादा आता. अगर उनको डीएलओपी लेता तो मैं उनको एसओपी कंसिडर कर देता हूं ताकि मुझे टैक्स में फायदा हो जाए. और दिल्ली का डीएलओपी और दिल्ली का एलओपी 15,12,000. सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15,12,000. कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. तो अपना कैपिटल गेन्स का वर्किंग भी इसी स्क्रीन पे था. 47,51,000. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट. ये बहुत अच्छा था. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू मिस्टर विवेक इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द डिडक्टर्स. अब देखो मिस्टर विवेक को दो इनकम्स मिलती है. एक इनकम ये दिल्ली का जो घर उसने मिस्टर सुशील को रेंट पे दिया हुआ है उसमें से रेंट इनकम मिलती है. सो अगर मैं थोड़ा इस तरीके से सोचूं कि मिस्टर सुशील इज पेइंग रेंट टू मिस्टर विवेक, दैट मीन्स सुशील बिकम्स द पेयर एंड ही इज सपोज टू डिडक्ट टैक्स. लेकिन रेंट के लिए अपने पास था सेक्शन नंबर 194I. 194I इंडिविजुअल एज अ पेयर उसको तभी अप्लाई होगा अगर उसका पिछले साल का टर्नओवर बिजनेस में से है तो 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशन में से है तो 50 लाख से ज्यादा है. अपना ये सुशील बंदा तो सैलरीड बंदा है, मतलब 194I विल नॉट अप्लाई. और इस सिचुएशन के लिए 194IB क्रिएट हुआ है जिसमें लिखा था कि भाई अगर आपका मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है तो सिर्फ एक बार टैक्स डिडक्ट करना इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दैट इज मार्च मंथ. बाय चांस अगर आपका टेनेंसी अग्रीमेंट उसके पहले खत्म हो जाता है तो लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी अग्रीमेंट. इस 194IB में एक अमेंडमेंट भी आया है कि अप टू 30 सितंबर 2024 अगर टैक्स डिडक्ट करने की नौबत आती है तो टीडीएस इज डन एट द रेट ऑफ 5%, बट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टैक्स इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2%. सो सुशील इज पेइंग रेंट ऑफ 1,40,000 फॉर द एंटायर ईयर. 140 के हिसाब से एंटायर ईयर का रेंट 16,80,000 आएगा. मतलब सुशील विल हैव टू डिडक्ट टैक्स ऑन 16,80,000 इन द मंथ ऑफ मार्च. और मार्च का टीडीएस रेट इज 2%. तो रेंट पे 33,60,000 का टैक्स डिडक्ट होगा. अच्छा, सेकेंड इनकम जो विवेक को मिलती है वो ये कैपिटल गेन्स है. बैंगलोर में एक लैंड बेचा, मतलब अर्बन एरिया में लैंड बेचा. एक्चुअल कंसिडरेशन 49 लाख है बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 55 लाख. इसके लिए गवर्नमेंट ने टीडीएस का सेक्शन बनाया है 194IA. 194IA में लिखा या तो कंसिडरेशन या तो एसडीवी, दोनों में से कोई भी एक अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है तो यू विल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट और द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर. तो भाई अपने केस में कंसिडरेशन तो बिलो 50 लाख है लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 50 लाख से ज्यादा है, मतलब टीडीएस का सेक्शन अप्लाई तो होगा. एंड विच एवर इज हायर के हिसाब से 55 लाख के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे 1% के हिसाब से 55,000 का मेरा टीडीएस होगा. मतलब अगर तुम ये कैलकुलेटर के हिस्ट्री में देखो
तो लास्ट 55,000 ये अपना सेल वैल्यू पे, सॉरी प्लॉट ऑफ लैंड पे टीडीएस हुआ, और उसके ऊपर जो 33,600 है ये उस रेंट पे टीडीएस हुआ है। मतलब विवेक के नाम पे 88,600 का टैक्स डिडक्ट हुआ है, विच मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इन फाइनेंशियल ईयर, द फोर्थ वन, इन फाइनेंशियल ईयर 33-34 मिस्टर विवेक रिसीव्ड द मेच्योरिटी प्रोसीड्स 10 साल के बाद of 40 lakhs or 27 and 27 lakhs respectively. Considering the most beneficial option, which of the following statements is correct? अब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ये, मैं एक बार फटाफट वापस बोल लेता हूँ। पॉलिसी नंबर 1 था, पॉलिसी नंबर ए बोलते थे उसको, उसमें 35 lakhs का सम एश्योर्ड था, तुमको 40 lakhs मिला है, और 3.5 lakhs का ईयरली प्रीमियम था। और इसी तरीके से पॉलिसी नंबर बी is 27 lakhs is what you are getting, 25 lakh rupees का मेरा, सॉरी 25 lakhs का सम एश्योर्ड है, yes I'm correct, 25 lakhs का सम एश्योर्ड है, 27 lakhs is what you are getting and the premium that you are paying is 2.5 lakhs. So हमने बोला था भाई it is beneficial कि पॉलिसी नंबर ए को मैं एग्जेम्पशन में क्लेम कर लूँ और पॉलिसी नंबर बी में से जो अमाउंट आएगी उसको मैं टैक्सेबल कंसिडर कर लूँ, which means policy A should be exempt and policy B should be taxable. That means option number B. Compute the tax liability of Mr. Vivek for assessment year 25-26. देखो उन्होंने बोला है कि भाई विवेक फॉलोज द ऑप्ट आउट रेजीम, उसके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, फर्स्ट एमसीक्यू में हमने सॉल्व किया, उसके पास कैपिटल गेन्स की इनकम है, सेकेंड एमसीक्यू में सॉल्व किया। फोर्थ ऑप्शन, आई मीन एमसीक्यू नंबर 4 में तो जो मैच्योरिटी का पैसा मिल रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 33-34 में फ्यूचर में मिलने वाला है, सो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी राइट नाउ। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, तो ये देखो मेरा टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगा। हाउस प्रॉपर्टी 15,12,000, कैपिटल गेन 47,51,000, ग्रॉस टोटल इनकम गिन लिया, एटीसी का मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा, तो टोटल इनकम इज 61,13,000। First noteworthy point, if the total income is 61,13,000 तो सरचार्ज becomes applicable। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैं ये पूरा वर्किंग जो मैंने एकदम सिस्टमेटिकली किया हुआ है ना, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा ताकि तुम चाहो तो कभी भी डाउनलोड करके इसको रेफर कर सको। अब जब मैं टैक्स कैलकुलेशन करूंगा तो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड, इस पे तो 12.5% का टैक्स लगेगा, लेकिन बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है, दिस इज द अमेंडमेंट, आई एम वेरी श्योर आपको याद आएगा। बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इट इज लैंड या बिल्डिंग के लिए अमेंडमेंट था। इफ यू हैव अक्वायर्ड द प्रॉपर्टी बिफोर 23 जुलाई बट यू हैव ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी आफ्टर 23 जुलाई, तो हम आपको दो ऑप्शंस देते हैं। व्हाट आर माय टू ऑप्शंस? 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विथ इंडेक्सेशन, मतलब पुराना कानून 20% विथ इंडेक्सेशन या नया कानून 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो देखो विदाउट इंडेक्सेशन तो 47,51,000 का अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही, उस पे मैंने 12.5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लिया, तो वो मेरा टैक्स आता है 55,93,875। लेकिन फिर मैंने इंडेक्सेशन किया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 55 lakhs था, 1% का ट्रांसफर एक्सपेंस 49,000 था, 7 लाख रुपीस के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैंने इंडेक्स किया। अब इन्होंने प्रॉपर्टी तो 1992 में खरीद के रखी थी, आप चाहो तो क्वेश्चन रेफर कर लो, मतलब इंडेक्सेशन होगा तो बेस ईयर 2001-2 से ही होगा। इंडेक्सेशन माइनस करने के बाद मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 29,10,000, उस पे पुराने कानून के हिसाब से 20% का टैक्स लगता है विच इज 5,82,000। अब हमने आपको क्या फैसिलिटी दे दिया, हमने आपको क्या ऑप्शन दे दिया? यू पे टैक्स एज पर द न्यू प्रोविजन 12.5% ये ऊपर वाला, और यू पे टैक्स एज पर द ओल्ड प्रोविजन विच एवर सूट्स यू, विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर यू, तुम्हें जो पसंद आए वो। इसका मतलब आई ऑब्वियसली विल सिलेक्ट 593 नहीं बट 582।
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 5,82,000 का टैक्स आया। बैलेंस जो इनकम बची, टोटल इनकम माइनस द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पे मैंने स्लैब रेट्स अप्लाई कर दिए और स्लैब रेट के हिसाब से 2,21,100 का टैक्स आया, which gives me 8,03,100. This is my amount of basic tax. इसमें मैंने 10% सरचार्ज जोड़ दिया क्योंकि इनकम इज अबाउ 50 लाख रुपीज बट बिलो 1 करोड़, तो सरचार्ज आ गया 10%। हेल्थ एजुकेशन सेस 4% ऐड हो गया, सो माई टैक्स पेबल वर्क्स आउट टू 9,18,750। हाँ, अब ये 9,18,750, yes, this is one of the options that we have. हमने एक और MCQ देखा कि जिसमें टैक्स डिडक्ट होता है वर्थ 88,600। सो टेक्निकली स्पीकिंग 9,18,000, सॉरी कितना था, 9,18,750 इज नॉट द अमाउंट दैट आई एम सपोज टू पे। उसमें से 88,600 का तो मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, सो मेरा टैक्स आता है 8,30,150। लेकिन अब आप ऑप्शन देखो, 8,30,150 तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबली आस्किंग यू कि टीडीएस का क्रेडिट तो भाई जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है तुम्हारा बिफोर टीडीएस क्रेडिट, बिफोर एडवांस टैक्स, बिफोर एवरीथिंग, व्हाट इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो वो मेरा ऑप्शन आएगा 9,18,750। इफ यू जस्ट क्रॉस वेरीफाई योर आंसर्स, तो हाउस प्रॉपर्टी 15,12,000, कैपिटल गेन्स 47,51,000, 88,600 का टीडीएस क्रेडिट रेंट पे और कैपिटल गेन्स पे। पॉलिसी ए हमने एग्जेम्प्ट लिया था, पॉलिसी बी को टैक्सेबल किया था, और ये 9,18,750 का मेरा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आया। चलो, सो फर्स्ट एमसीक्यू एंड आई मीन फर्स्ट सॉरी, इन्होंने सिर्फ एक ही एमसीक्यू दिया है, ये मेरा केस सिनेरियो एमसीक्यू सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, रेजिडेंशियल स्टेटस का सम है। अच्छा सम बनाया है बिकॉज इस बार रेजिडेंशियल स्टेटस के सम में इन्होंने लॉसेस भी इंक्लूड कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि देखो, दिस फीमेल मिस आंचल, शी इज एन इंडियन सिटीजन एंड शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु इज वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, एंड सो इफ यू आर ए इंडियन सिटीजन हु इज वर्किंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, तुम्हारी जो भी सैलरी इनकम आएगी, सैलरी इनकम, दिस विल बी डीम्ड टू accrue or arise in India as per section number 9. In simple words, भाई even if you are working outside India, तुम्हारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। क्वेश्चन का एंड देखोगे ना, तो क्वेश्चन के एंड में इन्होंने बोला कि यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन द बेसिस के इफ मिस आंचल इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, या फिर इफ शी इज अ नॉन रेजिडेंट। अब अगर मैं आपको हल्की सी एक छोटी सी चीज याद दिला दूं, तो हमने लेक्चर्स में देखो क्या पढ़ा है कि इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट, तो एनी इनकम विच इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड एनी इनकम, if that income is accrued outside India and received outside India, तो that income is not taxable in India, else तुम्हारी जो भी इनकम्स है वो सारी की सारी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल है। अगर कोई इनकम इंडिया के बाहर अक्रू होती है एंड इंडिया के बाहर रिसीव होती है, इसमें मैंने सारे के सारे हेड्स ऑफ इनकम को कवर कर लिया। लेकिन इफ माई पर्सन इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो इसमें हमने कुछ ऐसा डिस्कशन किया था कि भाई इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया एंड इनकम इज रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। अब हमने बोला था कि इसके दो पार्ट्स करो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन अलग करो और बाकी 4 हेड्स ऑफ इनकम अलग करो। As far as the other 4 heads of income are concerned, salary, house property, capital gain and other sources, भाई सीधा सिंपल हिसाब, these incomes are not taxable in India. But if it is PGBP, तो भाई एक और चीज़ ज़रा चेक कर लो कि अगर बिजनेस है तो बिजनेस का कंट्रोल किधर है, या फिर अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का सेटअप किधर है। अगर कंट्रोल ऑफ बिजनेस या सेटअप ऑफ प्रोफेशन इज इन इंडिया,
तो फिर भले ही दिस इनकम इज अक्रूड आउटसाइड बट इट विल बी टैक्सेबल फॉर यू इन इंडिया। लेकिन अगर इसका कंट्रोल सेटअप भी इंडिया के बाहर है, अक्रूड भी इंडिया के बाहर है, रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर है, तो फिर भाई मैं इसको टैक्स नहीं करूंगा। अब इस पूरे सम में इंटरेस्टिंग चीज क्या है ये देखो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। सैलरी इनकम रिसीव्ड इन मलेशिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड देयर, मतलब सर्विसेज भले इंडिया के बाहर अक्रू किया है, सॉरी सर्विसेज भले इंडिया के बाहर रेंडर करी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग द सैलरी, तो डीम टू अक्रू इन इंडिया, तो इट इज टैक्सेबल। दे हैव सेड सैलरी इनकम, मतलब कंप्यूटेड वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ इनकम वर्ड लिखा है। दैट मीन्स मेरी ये जो इनकम है दिस इज बिफोर टेकिंग एनी टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो सैलरी में मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 अंडर द ऑप्ट आउट रेजिम एंड 75,000 अंडर द डिफॉल्ट रेजिम। इन्होंने क्वेश्चन के एंड में क्लैरिफाई किया कि शी हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ 115 BAC, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 रुपीज का मिलेगा, तो 2 लाख में से 50,000 माइनस कर लिया और बैलेंस 150 टैक्सेबल। बिजनेस दैट इज कैरिड ऑन इन चेन्नई, तो अक्रूड इन इंडिया, इसलिए टैक्सेबल दोनों के लिए। लॉस फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन इन वडोदरा, तो भाई ये भी तो अक्रूड इन इंडिया हुआ, ऑब्वियसली कवर होगा ही। प्रॉफिट की जगह पे लॉस है तो कोई बात नहीं, लॉस पे हम टैक्स नहीं भरते, बट लॉस का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एंड नेचुरली सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करूंगा इस लॉस का, क्योंकि अक्रूड इन इंडिया है। फोर्थ, लॉस फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन इन यूएसए, दो प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, प्रॉफिट्स आर रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम ऋषिकेश, मतलब इस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। अरे भाई लेकिन इन्होंने लॉस दिया है तो कोई बात नहीं, जैसे प्रॉफिट टैक्सेबल होता है वैसे लॉस भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होगा, तो इस लॉस को भी इंक्लूड करो। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ बिजनेस इन यूएसए, अब ये यूएसए का बिजनेस है और यही इसी बिजनेस के बारे में इन्होंने बोला अगर कंट्रोल इंडिया में है तो जैसे लॉस को कंसिडर किया वैसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी कंसिडर करूंगा इफ यू आर अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के लिए तो ये दोनों चीजें वैसे भी अक्रूड आउटसाइड रिसीव्ड आउटसाइड बोल के हम कंसिडर नहीं करेंगे। प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन बाली कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड 60% ऑफ द प्रॉफिट इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन बाली एंड 40% इज रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब एक चीज तो एकदम क्लियर है, इस पूरे प्रॉफिट का 40% रिसीव्ड इन इंडिया है, तो भाई ये 40% तो दोनों के लिए टैक्सेबल होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट के लिए भी एंड नॉन रेजिडेंट के लिए भी। और जो बाकी का 60% है वो डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन बाली, मतलब अक्रूड आउटसाइड भी है रिसीव्ड आउटसाइड भी है, लेकिन उसका कंट्रोल दिल्ली में है, मतलब नॉन रेजिडेंट के लिए मैं ये 60% को कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए कंसिडर होगा। इन सिंपल वर्ड्स, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए पूरा 70,000 और नॉन रेसिडेंट के लिए से 40%। रेंट फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन यूएसए एंड रिसीव्ड इन यूएसए, अब ये रेंट इनकम है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहां पे कवर हो जाएगी, तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नॉट टैक्सेबल, एंड नॉन रेजिडेंट के लिए तो अक्रूड आउटसाइड रिसीव्ड आउटसाइड इसीलिए नॉट टैक्सेबल, तो दोनों केस में जीरो टैक्सेबल। एंड सो दीज आर योर आंसर्स 2,18,000 एंड 2,38,000। नॉर्मली, अब शायद ये कभी सबकॉन्शियसली तुमने ऑब्जर्व किया हो, नॉर्मली नॉन रेजिडेंट का अमाउंट कम होगा और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। आपने जो भी सम सॉल्व किए होंगे आपके क्लासेस के टेक्स्ट बुक या आपके किसी प्रोफेसर के सम्स जो किए होंगे उसमें तुम ये पैटर्न देखोगे कि एनआर की टैक्सेबल अमाउंट टोटल इनकम कम होती है। इस केस में उल्टा है क्योंकि लॉसेस का इंफॉर्मेशन दिया है, तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए लॉसेस ज्यादा सेट ऑफ हो गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें ना इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा कांड कर दिया है। दे हैव क्रिएटेड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलीफ अंडर सेक्शन 89। बहुत सालों से, बहुत अटेम्प्ट से नहीं, बहुत सालों से ये रिलीफ वाली चीज कभी पूछते ही नहीं है ये लोग। इस बार आरटीपी में इन्होंने एक सम क्रिएट कर दिया।
एंड रिलीफ का जो फॉर्मूला डेवलप किया, आई मीन रिलीफ का जो इंफॉर्मेशन दिया ना, कैलकुलेशन भी अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है. देखो व्हाट आर दे सेइंग. मिस आशिमा एज्ड 45 years has been the HR manager for the past 15 years in Shipra Limited. She gives you the following information. Basic salary 70,000 per month, ठीक है वो taxable. Dearness allowance 24,000 जिसमें से 30% is in terms, तो 70% is not in terms. Bonus 21,000 per month, ठीक है वो भी taxable. Miss Ashima herself contributes 18% of basic salary as her contribution to RPF. तो ये जो 8,40,000 की बेसिक सैलरी है उसका 18% इज व्हाट शी कॉन्ट्रीब्यूट्स, दैट इज 1,51,200. खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सेक्शन 80C में आपको डिडक्शन मिलता है, बट 80C का मैक्सिमम लिमिट इज 1,50,000 ओनली. हर एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट टू हर RPF अकाउंट. अच्छा, अब एम्प्लॉयर भी 151,200 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बट एग्जेम्पशन इज मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, DA इन टर्म्स, परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर. तो मेरे पास बेसिक सैलरी 8,40,000 है, DA इन टर्म्स इज 86,400. तो दिस इज सैलरी, इसका 12% मतलब 1,11,168 इज माई एग्जेम्पशन, एंड दैट मीन्स बाकी का जो 40,032 रुपीज है, दिस अमाउंट बिकम्स टैक्सेबल. द कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 टू इफेक्ट द इंश्योरेंस. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो एग्जाम पर रिक्विजिट है. शी रिसीव्ड अरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ 3,35,000. ठीक है, चलो अरियर्स भी टैक्सेबल ही है, बट द डिटेल्स आर 3 साल के अरियर्स है. हर एक साल की टोटल इनकम, उस रिस्पेक्टिव पास्ट ईयर की टोटल इनकम टैक्सेबल दिखाई है. एंड नाउ पर ईयर अरियर्स कितना मिला, एवरी ईयर का अरियर्स कितना मिला, ये अमाउंट दिया है. ये तुम्हारा जो टोटल आता है, दिस इज 3,35,000. कंप्यूट द रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एंड द टैक्स पेएबल. Assume that Miss Ashima exercises the option of shifting out of the default tax regime for AY 25-26. Now this is where things are going to get complicated, तो please ध्यान देना. AY 25-26 opt out regime. For AY 22-23 and 24-25 she has paid tax under 115 BAC, मतलब के default regime. लेकिन AY 23-24 ऑप्ट आउट रेजिम, एंड देन दे हैव गिवन यू द रेट्स ऑफ टैक्स. ऑप्ट आउट रेजिम के रेट्स ऑफ टैक्स तो पिछले 4 सालों से अमेंड हुए ही नहीं है, 4-5 सालों से अमेंड नहीं हुए, तो दे आर द सेम. बट 115 BAC के रेट्स अमेंड हुए हैं, तो तीनों साल के 115 BAC के रेट्स तुमको देके रखे हैं. अब सबसे पहले तो ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 है क्या, वो समझने की कोशिश करो. नंबर 1, ये रिलीफ आपको मिलेगा इफ यू हैव गॉट अरियर्स ऑफ सैलरी या फिर इफ यू हैव गॉट एडवांस सैलरी. सर क्यों रिलीफ मिलता है, आप सोचो. अंडर द हेड ऑफ इनकम सैलरी, मेरा करंट ईयर का सैलरी तो टैक्सेबल होगा ही होगा, करंट ईयर का 12 महीने का सैलरी, बट उसके साथ साथ अगर अरियर्स भी टैक्सेबल होता है, या फिर समझो एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होता है, तो दैट मीन्स इन अ ईयर आई एम पेइंग टैक्स ऑन सैलरी इनकम विच इज ग्रेटर देन 1 ईयर की अमाउंट. करंट ईयर की सैलरी तो वैसे भी करंट ईयर में टैक्सेबल होती ही है. पास्ट ईयर का कोई अरियर्स या फ्यूचर का कोई एडवांस सैलरी भी करंट ईयर में टैक्स हो गया, तो इस साल में मेरा टैक्स लायबिलिटी अचानक से बढ़ जाएगा. इसीलिए इन्होंने बोला कि ठीक है, चलो तुम्हारा टैक्स पेएबल कैलकुलेट करो, इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस, और इसमें से हम आपको रिलीफ दे देंगे अंडर सेक्शन 89. जो बैलेंस बचेगा ना, तुम ये बैलेंस अमाउंट का टैक्स भर देना.
अब ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैलकुलेट कैसे होता है? तो देखो 3 स्टेजेस। स्टेज 1, फाइंड आउट टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स या इंक्लूडिंग एडवांस सैलरी। फाइंड आउट टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर्स। और ये फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप का जो टैक्स आया उसका डिफरेंस लो। याद रखना ये तुम्हें करंट ईयर के लिए करना है। करंट ईयर अरियर्स की वजह से टोटल इनकम बढ़ गई तो टैक्स बढ़ गया। अरियर्स नहीं होता तो कितनी टोटल इनकम होती, तो कितना टैक्स आता, एंड वो दोनों टैक्स का डिफरेंस लो। याद रखना टैक्स मतलब सरचार्ज, हेल्थ, एजुकेशन सेस जोड़ने के बाद, मतलब ये 1 - 2 इज द टैक्स ऑन अरियर्स। अरियर्स की वजह से इतना टैक्स आया है। अब एक काम करो, अब जब तुम स्टेज 2 में जाते हो तो स्टेज 2 टॉक्स अबाउट द पास्ट ईयर्स। इस अरियर्स को रिस्पेक्टिव पास्ट ईयर में लेके जाओ और ऐसा इमेजिन करो कि अगर ये पैसा करंट ईयर में अरियर्स ना बोलकर उसी पास्ट ईयर में मिल गया होता तो मैंने उसी पास्ट ईयर में टैक्स भरा होता। आज मुझे वो सैलरी अरियर्स के नाम पे मिल रही है, लेकिन है तो वो पुराने साल की ना। तो पुराने साल की वो सैलरी अगर पुराने साल में ही टैक्सेबल होती तो मेरा पुराने साल का टैक्स बढ़ जाता, लेकिन वो उस साल के स्लैब रेट के हिसाब से बढ़ता। सो अब क्या करो, स्टेप 4, कैलकुलेट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ दैट पास्ट ईयर अज्यूमिंग कि अरियर्स तभी मिल गया होता तो क्या होता। स्टेप 5, कैलकुलेट द टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर्स। ये तो अगर आप समझो 5th पॉइंट में जो है ये तो मैंने एक्चुअली उस साल टैक्स भरा होगा। एंड स्टेप 6, स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, दिस इज द टैक्स ऑन द अरियर्स। बट अगर आप हेडिंग पे ध्यान दो बेटा 4 - 5 क्या है? 4 - 5 इज द टैक्स ऑन अरियर्स अगर वो रिस्पेक्टिव पास्ट ईयर में टैक्स हुआ होता। 1 - 2 क्या है? 1 - 2 इज द टैक्स बिकॉज ऑफ अरियर्स या टैक्स ऑन द अरियर्स इन द करंट ईयर। अब मेरा लास्ट स्टेप आता है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 सेज अब मेरा स्टेज 3 लास्ट स्टेज आया कंपैरिजन का। क्या सोच रहा है गवर्नमेंट? रिलीफ का फॉर्मूला क्या बोल रहा है? बोलता है देखो इफ 0.3 इज ग्रेटर देन 0.6 तो हम आपको रिलीफ देंगे 3 - 6, लेकिन इफ 0.3 इज लेस देन इक्वल टू 0.6 तो भाई हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे। देखो 2 न्यूमेरिक एग्जांपल लेता हूं, अपने आप समझ जाओगे। समझो पॉइंट नंबर 3, एक्चुअली रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 इज 36,000 एंड पॉइंट नंबर 6 इज 26,000। मतलब अगर ये अरियर्स उसी पास्ट ईयर में मिल गया होता तो मैंने एक्स्ट्रा 26,000 का टैक्स तभी पे किया होता। आज मिला अरियर्स बोल के आज मिला, इसलिए आज मुझे 36,000 पे करना पड़ रहा है, तो मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, असेसी जा 10,000 का रिलीफ लेके जा। मतलब नहीं, पहले इस एग्जांपल को खत्म करता हूं। लेकिन व्हाट इफ माय 0.6 अमाउंट इज 39,000। अब तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा पता है? यार अच्छा हो गया अरियर्स के तौर पे मिला। यही सैलरी अगर पुराने साल में मिलती तो यार 39,000 भरना पड़ता। ये तो अरियर्स बोल के करंट ईयर में मिला ना, तो 36,000 भरना पड़ा, कम टैक्स भरना पड़ा।
अरे जब कम टैक्स भरना पड़ रहा है तो किस बात का रिलीफ दो भाई, तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड ये जो भी रिलीफ आता है ना आपका, ये जो भी रिलीफ आता है, ये रिलीफ आप कहां से माइनस करोगे, तो करंट ईयर के टैक्स में से माइनस करोगे। कौन सा टैक्स? द टैक्स दैट यू हैव कैलकुलेटेड एट स्टेप नंबर 1। कौन सा स्टेप नंबर 1 सर? टॉप ऑफ द स्क्रीन। ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ स्टेप नंबर 1, बेटा ये तो इंक्लूडिंग अरियर्स, अरियर्स के तौर पे मिला है, टैक्सेबल तो है ही ना। ये स्टेप नंबर 1 का जो टैक्स है ना, उसमें से ये रिलीफ अंडर सेक्शन 89 को लेस करो और जो डिफरेंस अमाउंट आया, इस डिफरेंस अमाउंट पे टैक्स, ये डिफरेंस अमाउंट का तुम टैक्स भर दो। देखो मैंने इस रिलीफ का पूरा वर्किंग करके रखा है। सबसे पहले तो आई क्विकली गो थ्रू एवरीथिंग। सैलरी पूरा टैक्सेबल दिखा दिया, डीए इन टर्म्स, डीए नॉट इन टर्म्स, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का एग्जेम्पशन ले लिया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जेम्प्ट है, अरियर्स ऑफ सैलरी बोल के टैक्सेबल है तो टैक्सेबल भी दिखा दिया, ग्रॉस सैलरी आया, ऑप्ट आउट रेजिम में इसलिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया, टैक्सेबल सैलरी आ गया और कोई हेड ऑफ इनकम का इंफॉर्मेशन दिया नहीं है तो वही ग्रॉस टोटल इनकम बन गया। उसमें से खुद के कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में उसका तुमको एटीसी में डिडक्शन मिला तो 15,55,030 इज योर टोटल इनकम राउंडेड ऑफ। अब इस पे मैंने करंट ईयर में टैक्स गिना इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन से, सरचार्ज नहीं लगेगा। सो यू अग्री विथ मी कि 2,90,169 ये मेरा स्टेप 1 का टैक्स है इंक्लूडिंग अरियर्स। अब हमने क्या किया, करंट ईयर में ही एक्सक्लूडिंग अरियर्स इनकम कैलकुलेट करी। मतलब इधर आओ, मतलब मैंने क्या किया, ये मेरा जो एकदम एंड में 15,55,030 है, उसमें से ये अरियर्स को हटा दिया मैंने, 3,35,000 को हटा दिया। अगर मैंने 335 को हटा दिया तो मेरी टोटल इनकम आती है 12,20,030 रुपीज। इस पे स्लैब रेट अप्लाई किया, हेल्थ एजुकेशन से जोड़ के स्टेप 2 का मेरा टैक्स आया 1,85,649। थोड़ा मैं स्क्रीन जूम आउट कर रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान दे रहा। अरियर्स है इसलिए 2,90,169 का टैक्स है। अरियर्स नहीं मिलता तो 1,85,649 का टैक्स आता। मतलब अरियर्स की वजह से करंट ईयर में मैं 1,04,520 का टैक्स पे कर रहा हूं। नेक्स्ट, दिस इज वेयर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो अरियर्स है ना 335, वो 1 साल का नहीं है ना, वो 3 साल का है। स्क्रीन देखो, ये जो अरियर्स है बेटा ये 3 साल का है। ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया तुमको, अरियर्स गिवन फॉर 3 इयर्स। सो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अरियर्स ऐड करके टैक्स गिनना पड़ेगा, फिर विदाउट अरियर्स तुम्हारी जो इनकम थी उस पर टैक्स गिनना पड़ेगा। और यहां पे इन्होंने बेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या डाल दिया, बेस्ट में इसलिए बोल रहा हूं कि यस डिफिकल्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बट बच्चे को यह समझ गया तो वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकेगा। इन्होंने बोला 1 साल में हमने ऑप्ट आउट रेजिम फॉलो किया, 2 साल में हमने डिफॉल्ट रेजिम फॉलो किया। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 24-25, असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 तो 115 BAC, फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 एंड 23-24 एंड 22-23 के लिए हमने ऑप्ट आउट रेजिम फॉलो किया। तो अब देखो हमने सोल्यूशन कैसे बनाया। ये हमारी टोटल इनकम है ईयर वाइज, एक ईयर एक साथ तीनों तो ईयर नहीं देख पाओगे, एक ईयर सॉल्व करता हूं मैं। 9,50,000 पहले मैं अनवांटेड स्क्रिबलिंग सारा हटा देता हूं। 9,50,000 इज माई इनकम विदाउट इंक्लूडिंग अरियर्स। अरियर्स इंक्लूड कर लूं तो 1,20,000 हो जाएगा। तो देखो यहां पे हमने वर्किंग क्या किया, 950 तो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, अरियर्स जोड़ा 120 तो टोटल आया 1070। अब 1070 पे कितना टैक्स आया, 1070 पे टैक्स आया 92,560। 115 BAC फॉलो किया। याद रखना जो 115 BAC तुमने करंट ईयर में पढ़ा है वो वाला 115 BAC नहीं, उस पास्ट ईयर 22-23 का जो 115 BAC था ये वाले स्लैब रेट यूज करने हैं तुमको। हाँ
10,70,000 की इनकम है, एक बार बस मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। 10,70,000 की इनकम है, सो 10,70,000 की मेरी इनकम है इंक्लूडिंग अरियर्स, जीरो टैक्स। फर्स्ट 2,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% मतलब 12,500, 5 लाख से 7,50,000, नेक्स्ट 2,50,000 पे 10% मतलब 25,000, 750 से 10 लाख, 2,50,000 पे 15% मतलब 37,500, एंड 10 लाख से 12,50,000, अपना तो 70,000, अपना तो 10,70,000 है, मतलब 10 लाख के ऊपर जितना 70,000 है उस पर 20% मतलब वो 14,000 का टैक्स आएगा। सो 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 14,000, बेसिक टैक्स 89,000 प्लस 4% सेस ऐड करूंगा तो 92,560 का मेरा टैक्स आया, इंक्लूडिंग अरियर्स, जो मैंने ब्लू कलर में अभी सर्कल किया है। फिर हमने सिर्फ 9,50,000 पे टैक्स गिना तो वो 70,200 आया, मतलब अरियर्स की वजह से 22,360 का टैक्स भरना पड़ता उस पास्ट ईयर में। उसी तरीके से बेटा हमने नेक्स्ट ईयर का 10,90,000 इनकम ऑलरेडी टैक्स्ड, इसमें बजट के हिसाब से एसएससी ने टैक्स भरा है, अरियर्स 1,10,000 जोड़ दिया, दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग, तो 12 लाख रुपीस की इनकम आई इंक्लूडिंग अरियर्स, उस पे बजट वाले स्लैब रेट अप्लाई किए जो सेम है 0 to 2,50,000, 2,50,000 to 5 लाख, 5 लाख to 10 लाख एंड अबाउट 10 लाख 30%, उस पे 12 लाख पे 179,400 का टैक्स आता, 10,90,000 की इनकम पे 145,080 का टैक्स आया। ऑब्वियसली रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन सेस, तो अरियर्स की वजह से 34,320 का एक्स्ट्रा टैक्स वो पास्ट ईयर में भरना पड़ता, एंड द सेम वर्किंग डन फॉर द थर्ड ईयर विल गिव मी 21,840 का एक्स्ट्रा टैक्स। मतलब अब मैंने वो तीनों एक्स्ट्रा टैक्सेस को ऐड कर दिया, अब बोला 78,520 मुझे भरना पड़ता इन दोस 3 पास्ट ईयर्स। सो अब देखो फाइनल स्टेप कंपैरिजन, करंट ईयर में 1,04,520 एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, यही अरियर्स की अमाउंट पिछले 3 सालों में मिलती तो इन टोटल 78,520 का एक्स्ट्रा भरना पड़ता। तो यार करंट ईयर में मुझ पे बर्डन तो है 26,104,520 माइनस 78,520, 26,000 इज द अमाउंट ऑफ माई रिलीफ। कितना रिलीफ था? 26,000 इज द अमाउंट ऑफ माई रिलीफ। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 26,000, वो 26,000 का रिलीफ मैं मेरे टैक्स कैलकुलेशन स्टेप 1 के टैक्स में से लेस करूंगा एंड आई विल पे ओनली द बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज 2,64,170। एक बार ये सम ट्राई करना, सोल्यूशन तुम्हारे पास है, इंस्टीट्यूट का प्रिंटेड सोल्यूशन भी तुम्हारे पास है, मैंने जिस तरीके से वर्किंग किया है वो भी मैं तुमको दे दूंगा। कहीं पे स्लैब रेट अप्लाई करने में गलती कर सकते हो, कहीं पे हेल्थ एजुकेशन सेस भूल जाओगे, ये गलती हो सकती है, कहीं पे टैक्स कैलकुलेशन में गलती हो सकती है कि तुमने स्लैब रेट गलत स्लैब रेट सोचा तो था 115 बीएससी वाला, बट आउट ऑफ हैबिट तुम बजट वाला स्लैब रेट अप्लाई कर बैठे। सो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी गिव इट अ ट्राई, तो रिलीफ अंडर सेक्शन 89 एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सेट ऑफ और क्लबिंग को मिक्स करके है। इसमें इन्होंने बोला कि भाई देखो ये 2 बिजनेस करता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस है, अब स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सेट ऑफ करने के लिए स्पेक्युलेटिव बिजनेस का ही प्रॉफिट चाहिए। पूरे क्वेश्चन में स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कोई प्रॉफिट दिया ही नहीं है, तो वो सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2,15,000 का एलओपी का लॉस है, ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्स का 50,000 का प्रॉफिट है।
लेकिन वो प्रॉफिट कमाने के लिए 5,000 रुपए का एक्सपेंस इनकर हुआ, तो 50 माइनस 5 45,000 का ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स 45,000 का प्रॉफिट आया और 2,15,000 का लॉस आया। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होगा तो पूरा सेट ऑफ नहीं होगा, सेट ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज ही होगा और बैलेंस 15,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट दे आर सेइंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही चाहिए, पूरे समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो पूरा पूरा सीधा टैक्सेबल हो जाएगा। ये मस्त एडजस्टमेंट है, मतलब पर्सनली स्पीकिंग आई लाइक्ड इट बिकॉज एक छोटी सी लाइन को पकड़ के इन्होंने एडजस्टमेंट बनाया। मिस्टर के टुक डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ इन अप्रैल 2024 अपने करंट ईयर में, एंड द कस्टडी ऑफ देयर माइनर सन इज गिवन टू मिसिस के। माइनर सन, जैसे ही माइनर सन आया माइनर का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। माइनर का क्लबिंग ऑफ इनकम का सेक्शन बोलता है इफ द मैरिज ऑफ द पेरेंट इज सब्सिस्टिंग ऑन गोइंग, भाई शादी चल रही है तो माइनर की इनकम शुड बी क्लब्ड विद दैट पेरेंट, फादर या मदर हुज टोटल इनकम इज हायर। ऑब्वियसली ये टोटल इनकम के कैलकुलेशन में माइनर की इनकम को साइड में रखो, एक्सक्लूड कर दो। बट इफ द मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट, जैसे कि यहां पे है इफ द मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट देन द पेरेंट हु मेंटेन्स द चाइल्ड विल बी द पेरेंट जिसके लिए हम क्लबिंग करेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिवोर्स हुआ है तो ये माइनर सन की अगर तुम्हें कोई इनकम दी है तो वो मिसिस के लिए ही क्लब होगी, मिस्टर के लिए क्लब नहीं होने वाली, और इनकम कंपेयर करने की तो जरूरत ही नहीं है। फॉलोइंग द डिवोर्स ही ट्रांसफर्ड ओनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। ये भी देखो डीम्ड ओनर का कितना छोटा सा पॉइंट है। इंडिविजुअल ट्रांसफर्स अ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस, मैं तुमको सेक्शन दिखाता हूं तो तुमको तुरंत याद आ जाएगा। इंडिविजुअल ट्रांसफर्स अ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस for no consideration or inadequate consideration, तो individual is treated as the deemed owner. Just give me a second. हाँ, individual is transferring a house property to spouse for no consideration, तो individual deemed owner है। लेकिन देखो वो no consideration point A, वहां से एरो ड्रॉ करके ब्लू कलर में देखो क्या लिखा, एक्सेप्ट इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। अगर मिस्टर के और मिसिस के डिवोर्स ले रहे हैं और डिवोर्स वाले इवेंट पे ये हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। रेंटल इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज मिसिस के लिए, मतलब कि एक्स वाइफ के लिए टैक्सेबल होगा, यहां पे डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। फिफ्थ एडजस्टमेंट बोलता है कि मिस्टर के हर महीने माइनर सन के बैंक अकाउंट में 50,000 का कैश डिपॉजिट करता है। वो तो खैर इनकम है नहीं क्योंकि 50,000 का कैश डिपॉजिट किया नो कंसिडरेशन बोल के, बट फादर से मिला तो गिफ्ट के प्रोविजन 56(2) क्लॉज नंबर 10 में वो एग्जेंट हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर द इंटरेस्ट इनकम ऑफ 25,000 इज जनरेटेड। बस मैं ये बोल रहा था कि ये माइनर की इनकम है, क्लबिंग होगा, बट अब सीधा मदर के लिए क्लबिंग होगा बिकॉज मदर हैज कस्टडी, तो मदर इज मेंटेनिंग द चाइल्ड। 2 लाख रुपीज उसने इलेक्टोरल ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट किया है, उसका सेक्शन 80 जीजीसी में डिडक्शन मिलता है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 30,000 का इनकर किया है, लेकिन इंडिविजुअल है तो 80 जीजीसी में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता। ये हमने पीजीबीपी के चैप्टर में पढ़ा था। इंडिविजुअल 80 जीजीसी सिर्फ डोनेशन का डिडक्शन देता है। 80 जीजीबी जो इंडियन कंपनीज के लिए है वो डोनेशन का भी डिडक्शन देता है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का भी डिडक्शन देता है। रॉयल्टी इनकम मिली है एज अ ऑथर तो वो इनकम टैक्सेबल होगी। 4,10,000 की इनकम मिली है, 60,000 का एक्सपेंस इनकर हुआ है तो 3,50,000 विल बी द अमाउंट दैट विल बी टैक्सेबल। लेकिन फिर वो ऑथर है तो वो सेक्शन 80 QQB का डिडक्शन भी लेगा। और इन्होंने इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया कि भाई जो 4,10,000 मिला है ना वो 16% के रेट पे मिला है। अब 80 QQB बोलता है कि भाई 15% से ज्यादा हुआ ना तो पूरा रॉयल्टी एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ 15%। मतलब 4,10,000 पूरी एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल प्रोपोर्शनेट 15% अमाउंट है, दैट इज 384, 375। लेकिन फिर ये बुक ना
जर्मनी में पब्लिश हुई थी, मतलब इनकम इज अर्नड आउटसाइड इंडिया, और तुम सिर्फ 2,90,000 इंडिया में रेमिट कर चुके थे, 2,90,000 इंडिया में लेके आए थे, तो इवेंचुअली तो 290 ही एलिजिबल बनती है। उसमें से 60,000 का एक्सपेंस माइनस कर दो, ये तो जो 4,10,000 और 2,90,000 है, ये तो ग्रॉस रॉयल्टीज है। तो 2,30,000 जो नेट अमाउंट बचती है, दिस इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। पीजीबीपी के हेड में आप लिखोगे 3,50,000, लेकिन फिर 80 QQB में डिडक्शन सिर्फ 2,30,000 का मिलेगा। कंप्यूट द टोटल इनकम अज्यूमिंग exercise the option of shifting out of the default tax regime. Assume Mr. K's total income is higher than the income of his wife. इस पॉइंट का, इस सेंटेंस का एक्चुअली कोई मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि क्लबिंग सीधा मिसेस के लिए होने वाला है। तो इसका सोल्यूशन तुम देख लेना। प्रैक्टिकली हर एक एडजस्टमेंट डिस्कस तो कर लिया मैंने। जैसे एग्जाम के पेपर में टीडीएस का एक सम आता ही है, वैसे आरटीपी में भी उन्होंने टीडीएस के ये 2 क्वेश्चंस रखे हैं। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच्ची बोलो तो। सॉरी, पहला जो पार्ट है, दिस इज टॉकिंग अबाउट पेइंग एन अमाउंट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह, और उसी कंपनी को, सेम कंपनी को केटरिंग सर्विसेज के लिए पैसा दिया। अब ये ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स प्लस केटरिंग इज ऑल कवर्ड अंडर 194C। 194C is applicable person wise and not transaction wise. This is the point that they have tried to test you here. उसी कंपनी को मैंने 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है केटरिंग का, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट, कैरेज ऑफ पैसेंजर, लेकिन भाई पार्टी तो सेम ही है ना। तो पूरे साल में मैंने उसको 25,000 दिया और 90,000 दिया, टोटल मिला के 1 लाख क्रॉस हो गया, और 1 लाख क्रॉस हो गया तो टीडीएस अप्लाई होता है। इसके लिए तुमने एबीसी लिमिटेड इज द पेयर, तो एबीसी लिमिटेड टैक्स डिडक्ट करेगा। बीटा प्राइवेट लिमिटेड इज द रिसीवर, रिसीवर इज अ कंपनी, अगर कंपनी रिसीवर है तो टीडीएस रेट इज 2%। एंड सेकेंड एडजस्टमेंट, ये अगर आपको याद हो, मैंने रिवीजन लेक्चर्स में भी जो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं उसमें भी कवर किया है, मैंने टीडीएस टीसीएस के लेक्चर्स में भी इसको कवर किया था। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए, इन गवर्नमेंट का बहुत पुराना सर्कुलर है कि अगर टीपीए हॉस्पिटल को पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी का लायबिलिटी होता है टैक्स डिडक्ट करना, बट अब वो पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए कर रहा है, तो टीपीए जब ये 12 लाख रुपीस पे करेगा तो इट विल बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। लास्ट क्वेश्चन जो इन्होंने इंक्लूड किया, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को ना ऑनेस्टली बोलूं तो सॉल्व ढंग से करना, मैं बोलता हूं क्यों। ये क्वेश्चन इजी है, कोई ग्रेट चीज नहीं है, इजी है। सीए फाइनल पे जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना, वो इस स्टाइल से आता है हमेशा से। दे डोंट गिव यू अ पीएनएल अकाउंट इन सीए फाइनल, दे गिव यू द एंटायर कंपलसरी क्वेश्चन इन अ पैराग्राफ फॉर्म। मतलब स्टार्टिंग एक पैराग्राफ होता है, एडजस्टमेंट्स होते हैं। इंटरमीडिएट पे हमेशा से ट्रेंड रहा है कि पीएनएल अकाउंट होता है, पीएनएल अकाउंट के नीचे एडजस्टमेंट होता है। अब जो लास्ट अटेम्प्ट गया ना, सितंबर 2025, उसमें इंस्टीट्यूट ने अचानक से पैटर्न चेंज किया और सीए फाइनल के सिस्टम के हिसाब से या सीए फाइनल के प्रेजेंटेशन के हिसाब से सीए इंटर में कंपलसरी क्वेश्चन पूछा, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे सीए फाइनल का कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल इंटरमीडिएट का ही था, बट पीएनएल अकाउंट नहीं बनाया, सीधा पॉइंट वाइज एडजस्टमेंट्स दे दिए। सितंबर 2025 का कंपलसरी क्वेश्चन सेम सिस्टम से था। जनवरी 2026 का आरटीपी का सम भी उसी तरीके से है। सो माय गट फीलिंग इज कि भाई इंस्टीट्यूट इंटर के बच्चे को भी फाइनल सीए के तरीके से टेस्ट करेगा। आपका जनवरी 2026 का कंपलसरी क्वेश्चन इस स्टाइल में आए तो इट शुड नॉट बी अ शॉकर। तुमको फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर, हमेशा दे वुड से दिस इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग।
मतलब अब पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 करके जो भी लिखा है वो सब कुछ पीएनएल डेबिट साइड या पीएनएल क्रेडिट साइड में है। ये पॉइंट वाइज जितने भी एडजस्टमेंट दिए होंगे वो सब पीएनएल डेबिट पीएनएल क्रेडिट में है। फिर क्वेश्चन के एंड में एक हेडिंग डाल देंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो लिखा है ना वो पीएनएल डेबिट क्रेडिट में नहीं होता, वो अलग से एडिशनल है। बट उसके ऊपर ये पॉइंट वाइज जो भी लिखा ना, इनकम का ट्रांजैक्शन है तो मान के चलना क्रेडिट है, एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन है तो मान के चलना डेबिट है। मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AB, मतलब टैक्स ऑडिट में कवर्ड है, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है। पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि भाई 1 लाख रुपए का प्रोफेशनल फीस था जो उसने लॉयर को पे किया, उसने टैक्स तो डिडक्ट कर लिया था लेकिन वो टैक्स उसने 15 नवंबर 2025 को डिपॉजिट किया, मतलब ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट किया। अब ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट करोगे तो 30% एक्सपेंस तुम्हारा डिसअलाउ होगा, मतलब 1 लाख का 30% 30,000 मुझे एड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में। सेकेंड एडजस्टमेंट बोलता है कि भाई उसने अपने ऑफिस को रेनोवेट करवाया, उसने रेनोवेशन के लिए 2,50,000 पे किया, लेकिन वो सर्विस उसने अपने ब्रदर से, रेनोवेशन ब्रदर से करवाया मतलब रिलेटिव से करवाया, एंड द अमाउंट इज रीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000। मतलब स्ट्रेंजर को ये काम देता तो 1,50,000 में हो जाता, ब्रदर को ये काम दिया तो 2,50,000 पे किया, मतलब ये जो एक्स्ट्रा 1 लाख पे किया, दिस इज द अनरीजनेबल पेमेंट दैट यू हैव मेड टू रिलेटिव। पीजीबीपी के सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 में ये अनरीजनेबल अमाउंट एड बैक हो जाएगी। पॉइंट 3, ये अब तक ये लोग एमसीक्यूज में पूछते थे, इस बार इन्होंने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में डाल दिया। माइक्रो एंटरप्राइज के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है, द मोमेंट यू रीड माइक्रो एंटरप्राइज तुम्हारे दिमाग में 43B आना चाहिए। रिटर्न अग्रीमेंट था, रिटर्न अग्रीमेंट के हिसाब से यू हैड टू मेक द पेमेंट टू देम बाय 5th of April। अच्छा, आपने ट्रांजैक्शन कब किया? 1 मार्च को किया। अगर आपने ट्रांजैक्शन 1 मार्च को किया है एंड यू आर सपोज टू मेक द पेमेंट बाय 5th of April, मतलब अगर मैं ड्यूरेशन काउंट करूं ना तो मार्च के 30 डेज और ये अप्रैल का 5 डेज, मतलब 35 डेज का रिटर्न अग्रीमेंट का ड्यूरेशन है। मैक्सिमम इज 45 डेज, रिटर्न अग्रीमेंट ही 35 डेज बोलता है तो ठीक है 35 डेज विल बी फाइनल। लेकिन हमने पेमेंट 15th अप्रैल 2025 को किया, मतलब हमने 35 डेज के बाद पे किया, तो सेक्शन 43B अप्लाई हो गया। अब पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, और पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा। माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज वाले ट्रांजैक्शन में आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न का बेनिफिट नहीं मिलता। इसका मतलब जब पे किया 15th अप्रैल 2025 तो प्रीवियस ईयर 25-26 में ही आपको डिडक्शन मिलेगा, मतलब कि करंट ईयर में जो 30,000 रुपए का एक्सपेंस आपने परचेज के नाम पे डेबिट किया है उसको हम एड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन एज पर पीएनएल अकाउंट या अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ये एड बैक हो जाएगा। एज पर रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट, इस एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ना, शायद यहां पे तुम गलती करो। एज पर रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट विद द बैंक, the bank has converted unpaid interest of 6 lakh rupees into a new loan account repayable in 20 equal annual installments. The first installment was paid in March 2025. Vaibhav claimed the entire interest amount of 6 lakh rupees as an expense while computing his business income. इस बंदे ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में पूरा 6 लाख रुपीज डेबिट कर दिया, बोला ये मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से उसने सिर्फ 30,000 पे किया है। नाउ दिस इज द कैच वेयर अ स्टूडेंट माइट गो रॉन्ग। इन्होंने ये नहीं बोला है कि द इंस्टॉलमेंट वाज पेड एवरी मंथ, इन्होंने क्या बोला? रीपेबल इन 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड इन मार्च, 20 इक्वल लेकिन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब साल का एक ही इंस्टॉलमेंट जाएगा, और वो इंस्टॉलमेंट तुमने मार्च 2025 को पे कर दिया है, मतलब 6 लाख में से सिर्फ 30,000 मार्च 2025 में पे किया है, तो आपको 30,000 का ही डिडक्शन मिलना चाहिए। तुमने तो पूरा 6 लाख रुपीज डेबिट करके रखा है। सो द सेफ वे वुड बी नेट प्रॉफिट में 6 लाख ऐड करो और 30,000 को लेस करो,
नेट इफेक्ट 5,70,000 का देना चाहते हो तो दे लो, तो दे सकते हो तुम, बट जस्ट टू अवॉइड मिस्टेक्स मैंने बोला कि ग्रॉस बेसिस पे इफेक्ट दो। जो पीएनएल में डेबिट किया है उसको तो सबसे पहले एड बैक कर दो, और तुमने जितना पे किया है बस उतना ही माइनस होगा। टैक्स का डेप्रिसिएशन दिया 12 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज टायर 1 अकाउंट ऑफ एनपीएस मतलब एटीसीसीडी सबसेक्शन 1 में डिपॉजिट किया, सबसेक्शन 1 में डिडक्शन मिलेगा। बट ही हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन 5 ईयर टर्म डिपॉजिट ऑफ 1,50,000, ये डिडक्शन अपने को एटीसी में मिलेगा। लेकिन अगर आपको याद हो एटीसी, एटीसीसीडी 1 सब कुछ मिला के एटीसीसीई के हिसाब से मैक्स टू मैक्स डिडक्शन तो मेरा 1,50,000 ही होने वाला है। मतलब मैं 1,50,000 का डिडक्शन ओवरऑल क्लेम करूंगा। ही एम्प्लॉयड 90 न्यू एम्प्लॉइज, डिटेल्स आर एज फॉलोस। अब टेबल दिया, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया, 2 टाइप के एम्प्लॉइज है, रेगुलर और कैजुअल, और मंथली सैलरी दिया। रेगुलर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट इन आरपीएफ एंड कैजुअल एम्प्लॉइज डू नॉट। अब कैजुअल एम्प्लॉइज अगर आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते तो वैसे भी उनके सैलरी का डिडक्शन मिलने नहीं वाला। और जो रेगुलर एम्प्लॉई हमने 1 अगस्त 2024 को जॉब पे रखा था उनका सैलरी 26,000 है, मतलब 25,000 से ज्यादा है। अब इनका भी मुझे डिडक्शन नहीं मिलने वाला, मतलब मुझे तो भाई डिडक्शन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वो पहले 20 एम्प्लॉइज जो मैंने 1 अप्रैल को एम्प्लॉय किए थे, जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनकी मंथली सैलरी 24,000 है। मतलब 24,000 पर मंथ का सैलरी 1 अप्रैल को एम्प्लॉय किया था, मतलब 12 महीने के लिए उन्होंने जॉब किया। 20 एम्प्लॉइज थे तो ये मेरा टोटल सैलरी एक्सपेंस हुआ उन एम्प्लॉइज के लिए। उस पे 30% के हिसाब से 17,28,000 का मेरा 80JJAA का डिडक्शन होगा। मिस्टर वैभव हैड स्कल्पचर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट जो उसने 1,80,000 में अक्वायर किए थे जनवरी 2015 में। इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 स्कल्पचर बिजनेस स्टार्ट किया और ये कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अब ये ट्रांसफर हो गया। फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन वाज 3,50,000। सब्सिक्वेंटली ही सोल्ड द स्टॉक इन ट्रेड फॉर 5 lakh rupees on 10th June 2024. No entry has been made in the books of account for conversion also and for sale of converted sculpture. Conversion इसका मतलब कैपिटल गेन, सेल ऑफ स्कल्पचर्स मतलब पीजीबीपी, लेकिन इस बंदे ने कोई एंट्री पास नहीं करी है। तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू, सबसे पहले तो कैपिटल गेन्स आएगा क्योंकि कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। यहां पे मैंने इंडेक्सेशन किया। सर क्यों किया इंडेक्सेशन? इंडेक्सेशन का रूल क्या बोलता है बेटा? If the transfer of capital asset has taken place before 23rd July 2024, तो भाई indexation benefit will be available to you. अब ये क्या वर्ड लिखा? ट्रांसफर लिखा। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर एज यू हैव डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 47। इसका मतलब, वैसे मैं ये लिख देता हूं तो तुम चाहो तो रफ में कहीं पे नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। वी नो के अमेंडमेंट है और कैपिटल गेन्स के चैप्टर में इंडेक्सेशन हट गया है। तो नंबर 1, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी एक्विजिशन। नंबर 2, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट into stock in trade. Number 3, if we are talking about liquidation of company, लेकिन liquidation of company में कंपनी के लिए तो सब एग्जेम्प्ट है, हम टैक्स लगा रहे तो किसको लगा रहे? बोला शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल।
And number 4, if I am talking about capital asset being damaged or capital asset being destroyed. अब मेरी ये चारों की चारों इवेंट्स जो है ना, ये 4 इवेंट्स मेरी, if these events have happened, if these events have occurred, have happened before 23rd July 2024, but the money is received. Money is received मतलब सर कंपल्सरी एक्विजिशन सीरियल नंबर 1, तो कॉम्पेंसेशन मिला. कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो इसका मतलब स्टॉक इन ट्रेड को बेच के पैसा मिला. लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का पैसा मिला. एंड डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट मतलब इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस क्लेम मिला. इफ द मनी इज रिसीव्ड आफ्टर 23rd जुलाई 2024, अगर ये सिनेरियो हुआ तो भाई इट विल बी टैक्सेबल इन माई प्रीवियस ईयर 24-25, दैट इज the year of receipt, but because transfer हो गया है before 23rd जुलाई, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट विल बी अवेलेबल. चाहो तो ये वीडियो पॉज करके ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो. अगर मेरे ये 4 में से कोई भी एक इवेंट 23 जुलाई के पहले हुए हैं तो ट्रांसफर 23 जुलाई के पहले हुआ है. इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. लेकिन पैसा मिला 23rd जुलाई के बाद, तो पैसा 23rd जुलाई के बाद मिला, इसलिए जब पैसा मिला जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में मैं टैक्स भर दूंगा. लेकिन इवेंट 23rd जुलाई के पहले हुआ है, ट्रांसफर 23rd जुलाई के पहले हुआ है, एंड देयरफॉर इंडेक्सेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल. तो इस बंदे ने भी एग्जैक्टली वही किया. देखो, उसने स्कल्पचर्स को कैपिटल एसेट से स्टॉक में कन्वर्ट किया इन फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब उसका ट्रांसफर कैपिटल एसेट टू स्टॉक इन ट्रेड वो 23-24 में हो गया है 23rd जुलाई के पहले, तो इज एलिजिबल फॉर इंडेक्सेशन. उस बेसिस पे इसका 89,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया. एंड पीजीबीपी तो भाई जितने में उसने स्टॉक इन ट्रेड को बेचा माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू, तो ये जो डिफरेंस आया 1,50,000, ये पीजीबीपी बोल के टैक्सेबल होगा. तो क्वेश्चन ने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. नाउ हियर द इंटरेस्टिंग कैच इज, देखो टोटल इनकम के नाम पे इसके पास क्या है, तो देखो एक तो पीजीबीपी है ऑब्वियसली, मेन तो ट्रांजैक्शन, मेन तो बिजनेस इनकम ही है. फिर अपने को पता है कि भाई कैपिटल गेन्स भी है यहां पे, एंड बाकी तो कोई हेड ऑफ इनकम है नहीं. तो देखो सॉल्यूशन में ना, प्लीज लुक एट द थिंग्स दैट आई कीप ऑन शेडिंग. ओके, मैं जो शेड करता रहूं ना उस पर ध्यान दो. एक पीजीबीपी इनकम, तो नेट प्रॉफिट से शुरू किया, जो भी एक्सपेंसेस डिसअलाउ करने थे, जो भी एक्सपेंसेस अलाउ करने थे, वो सब कुछ करके ये वाली मेरी अमाउंट पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दी. फिर कैपिटल गेन्स कन्वर्जन, तो कैपिटल गेन्स आया, एंड ये स्टॉक एंड ट्रेड बेचने वाला प्रॉफिट भी हमने ऐड तो कर ही दिया है पीजीबीपी के वर्किंग में. अब ग्रॉस टोटल इनकम आ गया. इसमें से मैंने 80C और 80CCD 1B का डिडक्शन लिया, उसको मैंने 1B में कंसिडर कर लिया, 1B में, ताकि मुझे अलग से 50,000 का डिडक्शन मिल जाए 80CCE के लिमिट के ओवर एंड अबाउ. एंड 80JJAA तो 17,28,000, मतलब इन ऑल मेरा डिडक्शन 19,28,000 आया. माई टोटल इनकम इज 43,49,000. फेयर इनफ. बट नाउ कम्स द कैच. तुमने 80JJAA का डिडक्शन लिया है, मतलब तुमने चैप्टर 6A पार्ट C का डिडक्शन लिया है, और तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी टोटल इनकम ही 43 लाख है, मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम. सर ये क्या बोल रहे हो? ये मैं AMT का कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं बेटा. एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है, सॉरी आई विल राइट इट प्रॉपर्ली.
एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो AMT का कॉन्सेप्ट भी लगा। तो सबसे पहले तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स लगाया। सर क्यों 20% का टैक्स लगाया? ट्रांसफर बिफोर हुआ है तो पुराना कानून लगेगा तो 20% का टैक्स। बाकी इनकम पे स्लैब रेट लगाया, हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड किया, 11,52,630 का टैक्स आया। लेकिन फिर AMT भी लगेगा। टोटल इनकम एड बैक द 80JJAA डिडक्शन तो एडजस्टेड टोटल इनकम, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख एक्सीड कर गया तो 10% का सरचार्ज भी लगा, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस तो 12,86,140। स्क्रीन देखो, टॉप ऑफ योर स्क्रीन रेगुलर टैक्स आया 11,52,630, बॉटम ऑफ योर स्क्रीन 12,86,140। आउट ऑफ द टू विच एवर इज हायर विल बी द टैक्स दैट यू विल पे। तो भाई 12,86,140 टैक्स पे करोगे और ये जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ये तुम्हारा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, सॉरी ये तुम्हारा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्रेडिट होगा, AMT क्रेडिट, जो तुम 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स का RTP था। इसके बाद तुम्हारा GST का RTP स्टार्ट होता है। तो एज फार एज डायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न दिस गेट्स ओवर हियर। आई होप इस लेक्चर से तुमको काफी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए हो। अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का सम अच्छा है, टोटल इनकम का सम अच्छा है। राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी पता चल जाएगी और प्रेजेंटेशन भी क्लिक हो जाएगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज शेयर इट विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड लीव अ लाइक। यूट्यूब के एल्गोरिथम में इट हेल्प्स अस अ लॉट। एंड in the next 15-20 days I intend to put up some revision videos specially for January 2026 students, especially those type of videos जहाँ पे थोड़े sums के practice करने वाला हूँ मैं। तो keep the channel subscribed and hit that bell icon. All the very best। और कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। टाटा, बाय बाय, सी यू, हैप्पी स्टडिंग।